राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में आयोजित एनसीसी रैली में हिस्सा लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने रिपब्लिक डे परेड में चयन को एक अहम उपलब्धि बताते हुए कहा कि यह खुद में एक बड़ा सम्मान है। उन्होंने इस साल की परेड को विशेष बताते हुए कहा कि हमारा गणतंत्र इस वर्ष 75 वर्ष पूरे कर रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री ने बेस्ट कैडेट अवार्ड पाने वाले विजेताओं को बधाई दी और उनके समर्पण और कड़ी मेहनत की सराहना की। साथियों, रिपब्लिक डे परेड में सिलेक्ट होना अपने आप में एक अचीवमेंट है। इस बार की परेड इसलिए भी खास थी क्योंकि हमारे गणतंत्र ने 75 साल पूरे किए हैं। दोस्तों, ये यादें जीवन भर आपके साथ रहने वाली हैं। भविष्य में आप जरूर याद करेंगे कि जब गणतंत्र के 75 साल पूरे हुए थे तब हमने परेड में हिस्सा लिया था। जिन साथियों को बेस्ट कैडेट्स का अवार्ड मिला है उनको भी मेरी ओर से ढेर सारी बधाई। अभी यहाँ एनसीसी के कई अभियानों को मुझे फ्लैग करने का अवसर मिला। एनसीसी के ऐसे प्रयास भारत की धरोहरों को युवा एस्पिरेशन से जोड़ते हैं। मैं इन अभियानों से जुड़े कैडेट्स को शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जिस कालखंड में देश आजाद हुआ, एनसीसी की शुरुआत भी उसी समय हुई थी। एक तरह से आपके संगठन की यात्रा देश के संविधान से भी पहले शुरू हुई। 75 वर्षों के गणतंत्र में भारत के संविधान ने हर समय देश को लोकतांत्रिक प्रेरणा दी, नागरिक कर्तव्यों का महत्व समझाया। इसी तरह एनसीसी ने भी हर समय भारत के नौजवानों को राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा दी और उन्हें अनुशासन का महत्व समझाया। मुझे संतोष है कि बीते सालों में एनसीसी के दायरे और दायित्व दोनों को बढ़ाने के लिए सरकार ने बहुत काम किया है। हमारे जो बॉर्डर के इलाके हैं, जो समंदर की सीमा से सटे जिले हैं, वहां एनसीसी का विस्तार किया गया है। आज देश के 170 से ज्यादा बॉर्डर तालुका और करीब करीब 100 कोस्टल तालुका में एनसीसी पहुंच चुकी है। मैं तीनों सेनाओं को भी बधाई दूंगा। आपने इन जिलों के युवा एनसीसी कैडेट्स को विशेष रूप से ट्रेन करने का जिम्मा उठाया। इसका फायदा आज बॉर्डर किनारे पर रहने वाले हजारों युवाओं को हुआ है। एनसीसी में रिफॉर्म का परिणाम हम कैडेट्स की संख्या में भी देख रहे हैं। 2014 में एनसीसी कैडेट्स की संख्या करीब 14 लाख थी। आज ये संख्या 20 लाख तक पहुंच गई है। ये गर्व की बात है कि इसमें 8 लाख से ज्यादा गर्ल कैडेट है, हमारी बेटियां हैं। आज हमारे एनसीसी कैडेट्स डिजास्टर मैनेजमेंट में अहम भूमिका निभा रहे हैं। स्पोर्ट्स की दुनिया में भी एनसीसी कैडेट्स अपना परचम लहरा रहे हैं। मुझे गर्व है कि एनसीसी दुनिया का लार्जेस्ट यूनिफॉर्म यूथ ऑर्गेनाइजेशन है। साथियों, आप 21वीं सदी में भारत के विकास को, दुनिया के विकास को निर्धारित करने वाले हैं। भारत के युवा सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि फोर्स फॉर ग्लोबल गुड है। आज दुनिया इस बात को मान रही है। हाल में एक रिपोर्ट समाचार पत्रों में छपी है। इसमें जो बताया गया है वो बहुत ही अहम है। भारत में बीते दशक में युवाओं ने 1.5 लाख स्टार्टअप और 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स बनाए हैं। आज दुनिया की 200 से ज्यादा बड़ी कंपनियों को भारतीय मूल के लोग लीड कर रहे हैं। ये कंपनियां ग्लोबल जीडीपी में लाखों करोड़ रुपए का योगदान दे रही हैं, करोड़ों लोगों का जीवन बदलने में मदद कर रही है। भारतीय वैज्ञानिक, भारतीय रिसर्चर्स, भारत के टीचर्स भी दुनिया की प्रगति को गति दे रहे हैं।
यानी कोई भी सेक्टर हो, भारत की युवा शक्ति, भारत के टैलेंट के बिना दुनिया के भविष्य की कल्पना भी मुश्किल है। आज प्रयागराज के तीर्थ संगम में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अपने परिवार के साथ पवित्र कुंभ में स्नान किया। स्नान के पश्चात उन्होंने संगम तट पर विधिवत पूजा अर्चना की और मां गंगा से आशीर्वाद प्राप्त किया। इस पवित्र अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई पूजनीय साधु संत भी मौजूद रहे। अमित शाह ने संगम के धार्मिक महत्व को रेखांकित करते हुए भारत की समृद्धि, संस्कृति और धार्मिक धरोहर के प्रति अपनी गहरी आस्था व्यक्त की। उन्होंने पारंपरिक अनुष्ठानों में भाग लेकर कार्यक्रम को और भी आध्यात्मिक एवं गरिमामय बना दिया। आज दिल्ली में एक प्रेस वार्ता के दौरान आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पार्टी की घोषणा पत्र का अनावरण करते हुए अगले 5 वर्षों के लिए 15 गारंटियों की घोषणा की। केजरीवाल ने जोर देकर कहा कि उनकी गारंटी का मतलब पक्की बात है। आपको बता दें कि सबसे बड़ी घोषणा के तहत केजरीवाल ने कहा कि सत्ता में आने के बाद दिल्ली की सभी महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। उन्होंने जनता को भरोसा दिलाते हुए कहा कि ये वादे केवल कागज पर नहीं बल्कि जमीनी हकीकत बनेंगे। आज हम लोग दिल्ली विधानसभा के होने वाले चुनाव के लिए केजरीवाल की गारंटी जारी कर रहे हैं। केजरीवाल की गारंटी का मतलब है पक्की बात, उसमें कच्ची बात कुछ नहीं होती है। जैसे ये लोग कभी कहते हैं संकल्प पत्र, कभी कुछ, सबको पता है वो फर्जी होते हैं। कि मैं 15-15 लाख दूंगा, कि भाई प्रधानमंत्री जी ने 15-15 लाख देने का वादा किया था। ये चुनाव में जो भी घोषणाएं करती हैं वो चुनावी जुमले होते हैं, वो अलग अलग नाम से करती हैं। जैसा भी सौरभ भारद्वाज जी ने कहा कि हम लोगों ने गारंटी शब्द इस्तेमाल करना चालू किया, तो अब इन्होंने भी गारंटी शब्द इस्तेमाल करना चालू कर दिया। गारंटी शब्द को भी बर्बाद कर दिया इन्होंने, वो भी इन्होंने एक तरह से अपने। तो अब ये केजरीवाल की गारंटी, ये पक्की वाली गारंटी है, उनके जैसी कच्ची वाली गारंटी नहीं है। आज हम 15 गारंटी जारी कर रहे हैं, 15 केजरीवाल की गारंटियां जारी कर रहे हैं जो कि अगले 5 साल के अंदर पूरी की जाएंगी। सबसे पहली गारंटी है रोजगार की गारंटी। मैं पूरी दिल्ली में घूम रहा हूँ, वैसे तो केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में सबसे कम बेरोजगारी है। राष्ट्रीय स्तर के ऊपर लगभग 6% बेरोजगारी दर है, लेकिन दिल्ली में लगभग 2% बेरोजगारी दर है। लेकिन चाहे एक भी बेरोजगार हो, बेरोजगार तो बेरोजगारी होता है। हम चाहते हैं कि दिल्ली में एक भी बेरोजगार नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चे जब पढ़ लिख के घर बैठे हैं और उनके पास काम नहीं है तो हमें बहुत तकलीफ होती है। दिल्ली के 2.5 करोड़ लोग मेरा परिवार हैं। ऐसे लगता है जैसे मेरे परिवार में ही कोई पढ़ लिख के मेरे घर बैठा है और उसके लिए हम रोजगार का इंतजाम नहीं कर पा रहे। तो मैंने अपनी पूरी टीम, किस्मत से हमारे पास पढ़े लिखे लोगों की टीम है, उनकी तरह अनपढ़ नहीं है हम लोग। हमारे पास आतिशी जी हैं, मनीष सिसोदिया जी हैं, राघव चड्ढा जी हैं, संजय सिंह जी हैं, गोपाल राय जी हैं, सौरभ भारद्वाज जी हैं, सतेंद्र जैन जी हैं। सारे पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोगों की टीम है। इनको मैंने बोला है हम पूरा प्लान बना रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली के एक एक बच्चे को रोजगार दिया जाएगा। तो सबसे पहली है रोजगार की गारंटी। दूसरी गारंटी है महिला सम्मान योजना, कि हर महिला को हर महीने 2100 रुपए उसके बैंक अकाउंट में दिए जाएंगे। सरकार बनने के बाद हम इसको जल्दी से जल्दी और सबसे पहले लागू करेंगे। तीसरी गारंटी है संजीवनी योजना, कि हमारे बुजुर्ग 60 साल से ऊपर होने पे उनको ये चिंता सताती है कि बीमार हो गए तो क्या होगा, कहाँ इलाज कराएंगे, बच्चे पता नहीं इलाज कराएंगे नहीं कराएंगे। तो मैं उन सभी बुजुर्गों को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि आपका बेटा जब तक जिंदा है आपका मैं अच्छे से अच्छा इलाज कराऊंगा, चाहे उसे सरकारी अस्पताल में कराना पड़े चाहे प्राइवेट इलाज अस्पताल में कराना पड़े, उसका सारा खर्चा दिल्ली सरकार देगी। चौथी गारंटी है पानी के गलत बिल आने की, कि 1 साल पहले तक दिल्ली में सबके 0 पानी के बिल आते थे। फिर इन्होंने हम सबको एक एक करके षड्यंत्र करके फर्जी केस में जेल भेज दिया।
पीछे से इन्होंने पता नहीं क्या षड्यंत्र रचा। जब मैं जेल से निकल के आया और मैंने इधर उधर जनता से बात की तो पता चला लोगों के बहुत कई हजार रुपए के बिल आए हुए हैं और सारे गलत है। मैंने स्टडी की है, बिल सारे गलत बिल हैं। तो ये जिन जिन लोगों के गलत बिल आए हुए हैं उनको बिल भरने की जरूरत नहीं है। सरकार बनने के बाद ये सारे पानी के बिल माफ कर दिए जाएंगे। अगली 3 गारंटी हमने 2020 में भी करी थी। 2020 में मैंने कहा था हर घर में 24 घंटे पानी का इंतजाम करेंगे और साफ पानी का इंतजाम करेंगे। हमने कहा था यमुना साफ करेंगे। हमने कहा था दिल्ली की सड़कों को यूरोपियन स्टैंडर्ड का बनाएंगे, इतनी साफ सुथरी और शानदार सड़कें बनाएंगे कि कोई भी आए तो देखे भाई हाँ दिल्ली देश की राजधानी है, अच्छी लगती है, सुंदर लगती है। ये 3 गारंटी मैंने 2020 में दी थी। आज मैं सबके सामने कबूल कर रहा हूँ कि ये 3 काम हम नहीं कर पाए पिछले 5 साल में। हमारी फरवरी 2020 में सरकार बनी, मार्च में कोरोना हो गया, 2.5 साल कोरोना चला। उसके बाद इन्होंने फर्जी जेल का खेल खेला हमारे साथ। कभी सतिंदर जैन जेल में, कभी मनीष सिसोदिया जेल में, कभी संजय सिंह जेल में। मेरी सारी टीम बिखर गई। अब हम सारे जेल से बाहर आ गए, अपने पचड़ों से निपट लिए। अब ये तीनों चीजें हर दिल्ली वाले का भी सपना है और ये मेरा भी सपना है। व्यक्तिगत तौर पे मैं दिल्ली में ये तीनों काम होते हुए देखना चाहता हूँ। तो अगले 5 साल में ये तीनों काम हम पूरे करेंगे। हर घर 24 घंटे साफ पानी, यमुना को साफ करना और दिल्ली की सड़कों को शानदार बनाना। इसके लिए हमारे पास फंड भी है और इसके लिए हमारे पास पूरा प्लान भी है। ब्रेक का हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. Shreya Furnishing wishes you a very happy new year. Our company is the biggest wholesale showroom in India with the finest fabric catering to all segments of the market. Visit our shop 1/88 WHS Timber Market, Kirtinagar, New Delhi. Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। दिल्ली के नरेला में अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार पर जमकर निशाना साधा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नक्सलवाद अब अंतिम सांसें ले रहा है और जल्द ही बस्तर पूरी तरह से नक्सलवाद मुक्त हो जाएगा। नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली बीजेडी ने पार्टी के आगामी संगठनात्मक चुनाव के मद्देनजर अपने सभी राज्य स्तरीय फ्रंटल संगठनों को भंग कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने जंगपुरा विधानसभा से आप के उम्मीदवार और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी की नई सरकार में मनीष सिसोदिया ही डिप्टी सीएम होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज महाकुंभ मेला 2025 में हिस्सा लेने के लिए प्रयागराज पहुंचे। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पार्टी की घोषणा पत्र का अनावरण करते हुए संकल्प लिया कि सत्ता में आने के बाद वह दिल्ली की सभी महिलाओं को 2100 रुपए मासिक देंगे। वक्फ विधेयक 2024 की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति ने सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए सदस्यों द्वारा प्रस्तावित सभी संशोधनों को अपनाया और खंड दर खंड चर्चा में विपक्षी सदस्यों द्वारा पेश किए गए हर बदलाव को खारिज कर दिया। राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाया कि उन्होंने 24 जनवरी को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के राज्य के दौरे के दौरान प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। मुंबई के पश्चिमी उपनगर स्थित फर्नीचर बाजार में सुबह लगी आग पर करीब 10 घंटे की मशक्कत के बाद काबू पाया गया। महाराष्ट्र के पुणे में इन दिनों एक दुर्लभ बीमारी फैल गई है। पुणे में दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल फैली है, जिसके फैलने से लोगों में हड़कंप मच गया है।
मध्य प्रदेश के महू में जय बापू जय भीम जय संविधान रैली का आयोजन हुआ, जिसमें कांग्रेस और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रतिभाग किया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि हिंदुस्तान में दो विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी संविधान को मानती है और इसके लिए संघर्ष कर रही है। राहुल ने यह भी कहा कि संविधान सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि इसमें भारत की हजारों साल पुरानी सोच समाई हुई है। हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो संविधान को मानती है और इसके लिए लड़ रही है, जो इस संविधान के खिलाफ है, अंबेडकर जी गांधी जी के संविधान के खिलाफ हैं, इसको कमजोर करते हैं और इसको खत्म करना चाहते हैं। ये लड़ाई चल रही है। ये जो संविधान है ये सिर्फ एक किताब नहीं है, इसमें हिंदुस्तान की हजारों साल पुरानी सोच है। अंबेडकर जी, महात्मा गांधी जी, बुद्ध भगवान, बसवना जी, फूले जी, नारायण गुरु जी, हिंदुस्तान के जो महापुरुष हैं, उनकी सोच और उनकी आवाज इस संविधान में है कि हिंदुस्तान को 15 अगस्त 1947 में आजादी नहीं मिली, वो झूठी आजादी थी। भाइयों और बहनों, ये सीधा संविधान पर आक्रमण है। इन्होंने पहले लोकसभा से पहले संविधान को रद्द करने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि 400 पार हमारी सीटें आएंगी और जब सीटें आएंगी हम संविधान को खत्म कर देंगे, बदल देंगे। उनके सामने इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई, हमारे कार्यकर्ता खड़े हुए और लोकसभा में 400 पार छोड़ो इस पर मत्था टेकना पड़ा था। जब वो अंदर घुसे थे, मत्था टेक कर घुसे थे। भाई और बहनों, एक बात याद कीजिए और इसको भूलिए मत, जिस दिन ये संविधान खत्म हो गया उस दिन हिंदुस्तान के गरीब लोगों के लिए इस देश में कुछ नहीं बचेगा। दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए देश में कुछ नहीं बचेगा। लक्ष्य इनका यही है। आप देखिए, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स दे देते हैं, हिंदुस्तान का पूरा धन पकड़ाया जा रहा है। इस संविधान में कहां लिखा है कि हिंदुस्तान का धन, कहां लिखा है? इस संविधान में लिखा है हिंदुस्तान के सारे नागरिक एक समान है। संविधान में लिखा है कि हर हिंदुस्तानी को सपना देखने का, भविष्य बनाने का मौका होना चाहिए। आज 50 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है। अरबपति हजारों करोड़ रुपए बच्चों की शादी में खर्च कर देते हैं। कोई 10 करोड़ की घड़ी पहनता है, कोई 15 करोड़ की घड़ी पहनता है, मगर अगर आप अपने बच्चों की शादी करवाना चाहते हो तो आपको कर्जा लेना पड़ता है। आपके घर में पैसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रोजगार नहीं है। और भाइयों और बहनों, एक बात भूलिए मत, जितना धन इन अरबपतियों के हाथ में जाएगा उतना कम रोजगार आपके बच्चों को मिलेगा। ये नोटबंदी जो इन्होंने की, जो जीएसटी लागू की है, ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों को खत्म करने के औजार है। ये योजनाएं नहीं है, ये हथियार है। जीएसटी कौन देता है? जीएसटी अरबपति नहीं देते हैं, जीएसटी हिंदुस्तान के गरीब लोग देते हैं। जब आप एक शर्ट खरीदते हो, पैंट खरीदते हो, जितनी जीएसटी आप देते हो, लाखों करोड़ रुपए आपके जेबों से निकाला जाता है। लाखों करोड़ रुपए कहां जाता है? सीधा अरबपतियों के बैंक अकाउंट में जाता है। 16 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों का कर्जा माफ किया है। किसका पैसा था वो? उनका पैसा नहीं था, आपका पैसा था। कर्जा माफ कैसे हुआ? आपके पैसे से हुआ, आपकी मेहनत से हुआ। हरियाणा में नॉन स्टॉप सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर 100 दिन नॉन स्टॉप काम टॉप परिणाम कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री नायाब सैनी ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास और हरियाणा एक हरियाणवी एक के मंत्र के साथ 100 दिनों में 240 में से 18 संकल्प पूरे किए गए हैं, जबकि 50 से अधिक संकल्प प्रक्रिया में हैं। उन्होंने कहा कि तीसरे कार्यकाल की डबल इंजन सरकार के ये 100 दिन विकसित भारत विकसित हरियाणा की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे। मित्रों, हमारा ये तीसरे कार्यकाल का 100 दिन कंटिन्यूटी में नॉन स्टॉप सरकार के हैं। मैं थोड़ा आप लोगों को पहले पीछे ले जाना चाहता हूं, क्योंकि हमारी सरकार ने 2014 से हरियाणा प्रदेश को नॉन स्टॉप आगे बढ़ाने का काम किया है। हरियाणा में कई बीमारी ही कहूं, कई बीमारियों से हरियाणा ग्रसित था, जैसे परिवारवाद की बीमारी थी, क्षेत्रवाद की थी, भेदभाव होता था। परंतु अगर आप देखें कि युवाओं के अंदर अविश्वास था कि नौकरी पढ़ने से नहीं, नौकरी तो चक्कर काटने से मिलेगी। किसी विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री के दरबार में हाजिरी लगेगी, तब जाकर के माँ बाप इंतजाम करता था, मोटा इंतजाम भी करता था,
तब जाकर के कहीं उसको ये विश्वास होता था कि नौकरी लगेगी। परंतु गरीब व्यक्ति को तो अगर वो कहीं जमीन जमून बेच करके या गहने बेच करके इंतजाम करता था तो तब भी उसको नौकरी नहीं लगती थी। इस प्रकार का माहौल और वातावरण हरियाणा प्रदेश के अंदर था, जो मैंने कहा है कि राजनीतिक रूप से कई बीमारियों से ग्रसित था हरियाणा प्रदेश। परंतु पिछले ये तीसरे टर्म की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन सब बातों को मजबूती से बदलाव हरियाणा प्रदेश के अंदर करने का काम हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार चली है, धीरे धीरे करके क्षेत्रवाद को समाप्त किया है। सबका साथ सबका विकास, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक वाक्य है कि अगर हम कालका के विकास की ओर ध्यान दें तो नारनौल भी, अगर हम राजस्थान के दूसरे बॉर्डर के ऊपर ध्यान करते हैं तो वहां पर भी समान रूप से विकास हरियाणा प्रदेश का वो दिखाई देता है, बिना भेदभाव के काम हुआ है। युवाओं के अंदर एक विश्वास जगा है। युवाओं के साथ साथ हमारी सरकार ने गरीब व्यक्ति के जीवन को बदलने का काम भी इस लगातार जो हमारी ये तीसरे टर्म की सरकार है उसने किया है। मैं थोड़ा आप लोगों का ध्यान कि हमने बड़े काम, पिछले जो बदलाव के काम हैं, उन बदलाव के कामों में हमने पिछले लगभग 2014 से हमारी सरकार ने क्या क्या काम किए हैं वो थोड़ा मैं आपका ध्यान उसकी तरफ लाना चाहूंगा। फिर मैं 100 दिनों के ऊपर आपको बताना चाहूंगा कि 3 गुना गति से हमारी सरकार ने किस गति से काम किया है। 2014 से 2024 हम 25 में प्रवेश कर गए हैं। हमने सबसे पहले हरियाणा प्रदेश के अंदर जो एक बड़ा बदलाव किया है, जिसके अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि यह अच्छा निर्णय सरकार का है, पढ़ी लिखी पंचायतों वाला हरियाणा पहला देश के अंदर प्रदेश बना है। ये बड़ा बदलाव हम उसके अंदर लेकर के आए हैं। दूसरा हमने बड़ा काम जो किया है, जो हमारे कर्मचारी थे, कर्मचारियों के ट्रांसफर पॉलिसी ला करके, नहीं तो एक बड़ा हरियाणा प्रदेश के अंदर ये एक सिस्टम चलता था कि वही बदली बगैर पैसे के नहीं होती, परंतु हमने ट्रांसफर पॉलिसी ला करके घर बैठे व्यक्ति को सम्मान देने का काम किया है। आज मुझे खुशी है कि मैं आज आप लोगों से रूबरू हो रहा हूं। आज पूरे हरियाणा प्रदेश के हमारे सभी कर्मचारी भी आज शायद देख रहे होंगे इस बात को, परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि 95% कर्मचारी आज इस हमारी ट्रांसफर पॉलिसी से संतुष्ट हैं। अगर कोई 5%, 2%, 3% अगर कोई दिक्कत आती है, क्योंकि उसको भी एडजस्ट करने का काम करते हैं, परंतु आज हमारे कर्मचारी भाइयों को चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। ये ट्रांसफर पॉलिसी जो नीति लागू की है, ये हमारा देश का पहला राज्य है जिसने इसको लागू किया है। ये मेरे लिए खुशी की बात है। तीसरा हमने बड़ा काम जो किया है, तीसरा काम किया है परिवार पहचान पत्र, जो घर बैठे ही सरकार की योजनाओं के साथ जुड़ना और घर बैठे ही उन योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचना, ये बड़ा एक चेंजिंग। नहीं तो योजना का लाभ लेने के लिए गरीब व्यक्ति को दर दर की ठोकरें खाना पड़ता था। देहरादून में यूसीसी समरसता और समानता के नवयुग का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐतिहासिक घोषणा करते हुए बताया कि उत्तराखंड सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में समान नागरिक संहिता लागू कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दिन न केवल उत्तराखंड वासियों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए विशेष है। उन्होंने भरोसा जताया कि उत्तराखंड से शुरू हुई समानता की यह धारा जल्द ही पूरे देश को प्रेरित करेगी। आज का ये दिन, जैसा मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने बताया कि आज का ये दिन ऐतिहासिक दिन है और ये केवल हमारे राज्य के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए आज ये बहुत ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज हम समाज में समानता स्थापित करने से उद्देश्य से बनाई गई समान नागरिक संहिता को देवभूमि उत्तराखंड में लागू करने जा रहे हैं। और आपने मुझे कहा कि मैं निश्चित रूप से ये मेरा प्रयास है, मेरे साथ हमारे सभी साथियों का प्रयास है, हमारे सभी विधायकों का भी प्रयास है। उन्होंने भी इस विधेयक को बनाने में अपना योगदान दिया और उससे बड़ी बात कि आप सब लोगों ने ड्राफ्ट बनाने में बड़ा काम किया। 2,35,000 से भी ज्यादा लोगों को आप लोगों ने किसी न किसी माध्यम से इससे जोड़ा और सभी प्रकार के संगठनों से, राजनीतिक दलों के लोगों से, सबसे आपने सबके सुझाव लिए। लेकिन सही में इस गंगा को निकालने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो देवभूमि उत्तराखंड की जनता को जाता है, जिन्होंने हमको जो है
इसके लिए अपना आशीर्वाद दिया। आज उत्तराखंड में यूसीसी लागू करके हम संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी सहित संविधान सभा के सभी सम्मानित सदस्यों को अपनी सच्ची भावांजलि अर्पित कर रहे हैं। आप सभी मीडिया के साथियों के माध्यम से मुझे अपने 1.25 करोड़ उत्तराखंड वासियों के समक्ष एक घोषणा करते हुए आज अत्यंत हर्ष और गर्व की अनुभूति हो रही है। और मैं सच में आज थोड़ी देर पहले तो मैं ऐसा नहीं सोच रहा था, लेकिन मैं शत्रुघ्न सिंह जी और राधा रतूड़ी जी जब बोल रही थी उसके बाद सच में मैं थोड़ा भावुक भी हो रहा हूँ कि इसी क्षण से आज उत्तराखंड में इसी क्षण से समान नागरिक संहिता पूर्ण रूप से लागू हो गई है और इसी क्षण से उत्तराखंड राज्य के समस्त नागरिकों के संवैधानिक और नागरिक अधिकार एक समान हो गए हैं। और इसी क्षण से सभी धर्म की महिलाओं को, जो हम बार बार कहते थे कि देश की आधी आबादी का एक पूरा कानून है, तो ये पूरा कानून देवभूमि उत्तराखंड में लागू हो गया है। आज के इस अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को भी समस्त उत्तराखंड वासियों की ओर से हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि जिनके मार्गदर्शन में आज हम इस कानून को देवभूमि में लागू करने में सफल हुए हैं। साथ ही मैं इस कानून को धरातल पर उतारने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले मैंने शत्रुघ्न सिंह जी का और मनु जी का और सुरेखा जी का, अजय मिश्रा जी का, आपका तो मैंने यहाँ से नाम किया ही था, लेकिन अभी रंजना प्रकाश देसाई जी, तो जिनको मैं बहुत आदरपूर्वक कभी दीदी भी कहता था, मुझे बहुत बार ऐसा हुआ शुरुआत के दिनों में जब वो मतलब नया जब परिचय हुआ था, उनका भी और जस्टिस प्रमोद कोहली जी का भी विशेष रूप से उनका धन्यवाद करता हूँ। आप पूरी कमेटी का धन्यवाद करता हूँ। नियमावली बनाने के सभी सदस्यों का, उनके अध्यक्ष जी का, शत्रुघ्न सिंह जी का, उनका भी, और हमारे विधानसभा के सभी सदस्यगणों का, और न्याय एवं विधायी विभाग से संबंधित सभी अधिकारीगणों, गृह विभाग, पुलिस विभाग, हमारे सभी विभाग जिनका अभी शत्रुघ्न सिंह जी ने नाम लिया, आईटी विभाग के लोग हैं, आईटीबीटी और सभी विभागों ने और सभी कार्मिकों ने, गार्गी जी का नाम लिया, उनका लिया, नितिका जी का लिया, राम उनियाल जी का लिया, उन सभी का और सभी संबंधित अधिकारीगणों का, हमारे सभी कार्मिकों का मैं धन्यवाद देता हूं। और ये क्षण मेरे लिए आज सच में बहुत भावनात्मक क्षण है, क्योंकि जो हमने संकल्प लिया था 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने प्रदेश के देवतुल्य नागरिकों से जो हमने वायदा किया था, आज हम वो वादा पूरा कर रहे हैं। सच में तब मैं नया इस दायित्व पर आया था, नया मुख्यमंत्री की मैंने शपथ ली थी और 7 महीनों में ही हमको चुनाव में जाना था। उस समय बहुत सारे लोग ये विश्वास नहीं कर रहे थे कि दोबारा से मतलब इस काम को हम आगे बढ़ा पाएंगे या दोबारा सरकार में आएंगे। पर चुनाव से पहले हमने यूसीसी लागू करने का वायदा करते समय मुझे पूरा विश्वास था और मेरे मन में मेरे कई साथी हैं जो यहाँ पर बैठे भी हैं, हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण भी हैं, वो हमारे मित्रों की श्रेणी में भी हैं, तो वो बाद में भी मुझे कहते हैं आज भी कि आपके मन में 1% का भी कोई संशय नहीं था कि दोबारा सरकार में आप नहीं आओगे। लेकिन उस समय बहुत सारे लोग नहीं सोचते थे। दीपम जी, आप यहाँ नहीं थे उस समय। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली स्थित अपने निवास पर किसानों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। इस मौके पर मंत्री ने किसानों को सरकार की योजनाओं और मंत्रालय द्वारा की जा रही पहलों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और सरकार की प्राथमिकता खेती और किसानों को आगे बढ़ाना है। शिवराज ने यह भी कहा कि किसान अकेले नहीं बल्कि पूरा परिवार मिलकर मेहनत करता है और कभी कभी मौसम की वजह से फसल भी खराब हो जाती है। उन्होंने खेती को सरल बनाने के उद्देश्य पर भी प्रकाश डाला। मैंने परसों भी कहा था कि मैं मंत्री हूं और आप किसान हैं, ऐसा नहीं है। मैं मंत्री बाद में हूं, आपके परिवार का सदस्य पहले हूं। अपना एक प्यारा परिवार है, हम उस परिवार के सदस्य हैं और आपकी सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। अभी भी आपके बीच आ रहा हूं तो काम करके जा रहा हूं। जब तक हाथ पांव चलेंगे, दिन और रात बेहतर से बेहतर सेवा करने का प्रयत्न लगातार चलता रहेगा। अपने लिए गौरव का विषय है कि दिल्ली में हैं हम लोग और किसानों के बिना दिल्ली अधूरी है, और इसलिए परेड में आप सब पधारे। कैसी लगी परेड? अच्छी लगी? पूरे देश का दर्शन हुआ वहाँ? पूरे देश का। अरे कई बार देखेंगे जी। अभी दिल्ली में भी आपने भ्रमण किया होगा। कोशिश ये है कि लोकतंत्र सही मायनों में नीचे उतरे, नहीं तो गांव से किसानों के बीच से पहले दिल्ली आ ही नहीं पाते थे। ये राष्ट्रीय पर्व हो गणतंत्र दिवस जैसा और किसान ना आए तो मतलब क्या है पर्व का। और इसलिए मैं एक बार फिर प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करते हुए आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ। कई चीजें अभी करने की कोशिश की है पिछले 6-7 महीना में, और चिंता मन में यही है, प्राथमिकता प्रधानमंत्री जी की यही है
कि अपन खेती किसान इंडिया दर्पण दैनिक हिंदी समाचार पत्र DID न्यूज व राष्ट्र सर्वप्रथम मीडिया टीम की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।